सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना इस वक्त मैं आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं, शाम 5 बजे जुड़ता हूं। तो आज भी मैं 5 बजे आप सबके साथ जुड़ूंगा और वैसे ही मैं आपको आज भी एडुकेटिव द्वारा पूछे गए स्टेनोग्राफर के एग्जाम के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लेकिन आज इस वक्त आने के पीछे की वजह क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं इस वीडियो को, जो भी विद्यार्थी देखने आए, चाहे वो मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एसएससी को आकर उल्टा सीधा बोलने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को दोनों पहलुओं के साथ देखना पड़ेगा। हर एक चीज में निगेटिविटी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहां चीजें सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वहां पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और जहां चीजें निगेटिव है वहां निगेटिव बोलना पड़ेगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करेंगे और जो डेटा सामने उसी के आधार पर बात करेंगे। इवन जो समस्याएं हैं उनके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस पर भी बात करूंगा। उनके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन पर भी बात करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो तुमको भी पता है, लेकिन उनके समाधान क्या होंगे, कैसे होंगे, उस पर बात कम करूं, ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। पहली चीज, आप सबको पता है कि एसएससी की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक है। आई होप सबको पता होगा, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको इस बारे में कुछ जानकारी ना हो। अब यहां से दो चीजें दिमाग में सोच रहा हूं। पहली चीज ये, जो मेन मुद्दा था, जो मैंने पहले दिन भी बोला था, जब 3 तारीख को इसकी एग्जाम डेट आउट की गई थी, याद होगा आप सबको, 3 सितंबर को एग्जाम डेट आउट की गई थी। और उस दिन भी ये बोला, मैंने आपसे बोला था कि 3 तारीख की शाम को डेट आई है, मतलब लगभग 3 खत्म हो चुके, 4 से 11 हमारे पास 8 दिन का समय बचा है। 8 दिन का समय बचा है। उस दिन भी अगर आप मेरी वीडियो को उठाकर देखोगे, मेरे पहले शब्द यही थे कि ये आनन फानन में चीजें क्यों हो रही हैं। आप प्रॉपर टाइम दे सकते थे। आप अगर 3 तारीख को चीजें दे रहे थे, आप 16-17 का टाइम देते, बच्चे को 10 दिन से ऊपर का समय तो मिलना चाहिए था। बहुत सारी सी चीजें होती है, मेंटली प्रिपेयर होना, दोबारा से चीजों पर फोकस होना, अपने आप को तैयार कर पाना, अपने आप को समझा पाना, और वहां तक जहां पे आपका एग्जाम सिटी है वहां तक चीजों को वैसे प्रिपेयर करना। बहुत कुछ होता है, क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं थी। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि आनंद फानन में चीजें की गई हैं थोड़ा सा, और उस समय एग्जाम सिटी का भी कुछ पता नहीं था। और मैंने आपसे उसी वीडियो में कहा था कि अगर 8 दिन बाद पेपर है तो बच्चे को एग्जाम सिटी कब मिलेगी। उसके बाद एग्जाम सिटी का अनाउंसमेंट होता है। पहला इशू यहां पर यह था कि अगर आपने एग्जाम का शेड्यूल निकाला, आपने प्रॉपर शेड्यूल बनाया सीजीएल का, और आपको ऐसा लगता है चीजें व्यवस्थित हैं। मैंने पहले बोला मैं सिर्फ नेगेटिविटी पर बात नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिव पहलुओं पर भी बात करूंगा, इसलिए वीडियो उस पक्ष से है जो न्यूट्रल होकर सुनना चाहें। तो पहली चीज मैंने उस दिन भी बोली थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सीजीएल करा लेंगे, हमारे पास व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो अगर आप इस चीज को लेकर श्योर हैं कि आप सीजीएल जैसे एग्जाम को कंडक्ट करा पाएंगे, आपके पास व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर सीएचएसएल भी करवा ही लेंगे। आप एक चीज बताओ ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सीजीएल तो करवा लेंगे लेकिन सीएचएसएल नहीं करवा पाएंगे, उसके लिए हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीजीएल कंडक्ट करवा सकते हो, आप एक प्रॉपर टाइम डिसाइड कर सकते हो कि 12 से 26 के बीच हम करा लेंगे, हमारे इतने इंतजाम है, हम ये मानते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप सीएचएसएल के लिए भी तैयार हो और आने वाले टाइम में एमटीएस के लिए भी तैयार हो। तो जो आपने शेड्यूल दिया था वो आपको तीनों एग्जाम का देना चाहिए था। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं। आज बेटा 7 तारीख है, अगर मैं एसएससी के कैलेंडर को फॉलो करता हूं तो कल 8 तारीख से सीएचएसएल का एग्जाम है, क्योंकि सीएचएसएल के एग्जाम के पोस्टपोन की कोई अभी तक एक भी नोटिस नहीं आया एसएससी की साइट के ऊपर। ये तो एजम्पशन है ना हमारा कि नोटिस नहीं है तो मान लो कि सीएचएसएल पोस्टपोन हो गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं है कि सीएचएसएल पोस्टपोन हो गया। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है कि सीएचएसएल आगे कब होगा। तो मैंने उस दिन भी ये चीज बोली थी कि आपको प्रॉपर वे में फिर चीजें देनी चाहिए थी। उस शेड्यूल में आपको तीनों एग्जाम का शेड्यूल देना चाहिए था, कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता। आपने 12 से 26 इसका बना लिया, आप आगे बता देते कि भाई सीएचएसएल इतनी तारीख से शुरू होकर इतनी तारीख तक चलेगा, क्योंकि आपकी चीजें तो ठीक है, आपके पास अब चीजें तो ठीक है, तभी आप सीजीएल करा रहे हो। अगर चीजें ठीक नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है आपके ऊपर कि आप सीजीएल क्यों करा रहे हो फिर। और अगर चीजें ठीक है तो आप सीएचएसएल भी करवाओ, एमटीएस भी करवाओ, आने वाले दिनों में करवाओ। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल देना चाहिए था, क्योंकि सीएचएसएल वाला बच्चा परेशान है, वो बार बार आपसे मुझसे कमेंट करके पूछ रहा है कि मेरा सीएचएसएल कब होगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं उसको देने का। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं 26 के बाद होगा, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन कब होगा ऑफिशियली एक कंफर्मेशन तो दोगे भाई। कल एग्जाम है बच्चे का, कल 8 तारीख है, कल से एग्जाम स्टार्ट है बच्चे का। अभी तक ऑफिशियली एक नोटिस नहीं है, इवन ये भी नोटिस नहीं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। कैसे हो जाएंगी चीजें? आपको इतना तो बोलना चाहिए था कि पोस्टपोन्ड होगा, आपने वो भी नहीं बोला एक नोटिस में। एमटीएस वाला बच्चा परेशान है कि सर 20 से ही हो जाएगा मेरा पेपर, कैसे बोल दो 20 से हो जाएगा पेपर उसका।
तो काफी सारे से प्रश्न हैं जो चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गए वो पहलू जो हमने उस दिन भी रेज करे थे और उसके बाद चीजें हुई, लेकिन ये हम सबको दिख रहा है कि चीजें आनन फानन में हो रही हैं, या कह सकता हूं फिर से ट्रायल है या तो, और अगर ये ट्रायल है तो ये विस्फोट है दोस्त, बहुत बड़ा विस्फोट है, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम को आप ट्रायल नहीं मान सकते। या तो ये ट्रायल है कि हमने चीजें ठीक कर दी, एक बार ट्रायल लेकर देखते हैं सीजीएल के एग्जाम में कि हाँ चीजें ठीक हो पाई कि नहीं हो पाई। और अगर आप सीजीएल पे ट्रायल कर रहे हो ना तो सब बर्बाद कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये 100% ट्रायल कर रहे हैं, ये ऐसा कर देंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये ट्रायल हो रहा है तो बिल्कुल नहीं हो, चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये तो हो गया वो। अब आते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू के ऊपर, थोड़ा सा सकारात्मक चीजों पर भी बात करते हैं कि जिन बच्चों को पास ऐसी कोई इश्यूज ही नहीं है तो उन बच्चों के लिए तो अच्छी चीज है कि एग्जाम हो रहा है, आपको प्रॉपर टाइम मिल गया, आपकी एग्जाम सिटी आ गई है, और आपकी एग्जाम सिटी पास में भी अगर आ गई है, आपके पास डेट भी आ गई है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम देने जाना है और अच्छे से एग्जाम देना चाहिए, है ना। ये उन बच्चों के लिए जो सकारात्मक है। यहां से 3 ऐसी चीजें निकल कर आई जो बहुत बहुत खतरनाक हो गई। पहली सबसे बड़ी चीज क्या निकल कर आई मैं वो बताता हूं। पहली सबसे बड़ी चीज है ये, हम सबको पता है कि आईवी का एग्जाम पहले से क्लियर था, लगभग 16 तारीख, एक नोटिस पहले भी आ चुका था और हम मानकर चल रहे थे 16 तारीख से होगा। ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, और वैसा ही हुआ। आईवी का एग्जाम 16 से स्टार्ट हो गया। अब बच्चों के साथ हो क्या रहा है कि आईवी और सीजीएल का एग्जाम क्लैश हो रहा है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका एग्जाम नहीं है तो आपको छोटी सी चीज लगेगी, लेकिन अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक बच्चे ने फॉर्म तो भरा है ना, पैसा तो दिया है उस एग्जाम के लिए, तो उसके पास उसका राइट है उस एग्जाम में बैठने का, उस एग्जाम को सही से देने का। तो उस एक बच्चे का एग्जाम आईबी और सीजीएल का क्लैश हो रहा है, और एक का नहीं हो रहा, कई सारे से विद्यार्थियों के साथ ये चीज हुई है, कई सारे से विद्यार्थियों के साथ हुई है। उसका रीजन ये है उसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है दोस्त कि आईवी का जो एग्जाम होता है, अगर मैं बात करूं तो आईवी के एग्जाम के अंदर चीजें क्या होती है कि आईवी का पेपर कोई भी बच्चा प्रिपेयर करके नहीं बैठता, मतलब उसको पहले प्री डिसाइड नहीं होता कि मैं आईवी दूंगा। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 2026 के लिए आईवी की तैयारी कर रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता आईवी आएगी कि नहीं आएगी। 2023 में आई थी, 25 में आ गई, आपको नहीं पता 26 में आईवी का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, या 27 में आएगा कि नहीं आएगा, आप उसको लेकर श्योर नहीं हो, ये वैकेंसी फिक्स नहीं होती। तो आईबी के लिए कोई बच्चा 26 की तैयारी नहीं कर रहा है। आईबी में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द वो बच्चा बैठता है जो ऑटोमेटिकली बैंकिंग एग्जाम और सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होता है और बैंक की तैयारी कर रहा होता है वो आईबी के एग्जाम में बैठता है। अब अगर सीजीएल वाला बच्चा आईवी के एग्जाम में बैठता है तो आईबी में बैठने वाला लगभग 70 से 75% बच्चा वो है जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है। आईबी में बैठने वाला, सीजीएल में नहीं, आईबी में बैठने वाला। अगर आईबी में 100 बच्चा बैठ रहा है तो उसमें से 70 से 75 बच्चा सीजीएल भी दे रहा होगा, ये कॉमन होता है चीज। तो वहां पर बच्चों के साथ इशू आएगा, सबके साथ नहीं, लेकिन हां बच्चों के साथ इश्यूज आएंगे लगभग 70% के साथ। ये एक पहला इशू था, और ये वाकई में एक जेन्युइन इशू है एक बच्चे का। ठीक है, अगर समझोगे तो समझ में आएगा, एक जेन्युइन इशू है, सबके साथ नहीं है लेकिन कुछ के साथ है। सेम एक दूसरा इशू जो नेचुरल डिजास्टर में भी आप कह सकते हो एक बना है, वो ये है कि पंजाब है या मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश है, वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ बहुत ज्यादा है। आप सब रोज देख रहे होगे, चाहे वो न्यूज पर उतना दिखा रहे हो कि ना दिखा रहे हो मुझे नहीं पता। मैं जिन बच्चों के साथ कांटेक्ट में हूं पंजाब के, मुझे वो बच्चे वहां के हालात बताते हैं, तो पंजाब के लगभग ज्यादातर जिलों में पानी भरा हुआ है, और बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। उसके आधार पर अगर मैं देखूं तो दोस्त, एक बाढ़ की वजह से बच्चों के साथ में इशू है कि वो एग्जाम देने जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है सर नहीं जा पाएगा तो ना जाए, अभी बाढ़ है। तो बेटा एक पूरे राज्य को आप दरकिनार कर रहे हो सेंट्रल की वैकेंसी में, एक राज्य को आप हटा रहे हो केंद्र की भर्ती के अंदर से, तो ये भी गलत होगा। मतलब कहीं ना कहीं या तो ये हो कि जो बच्चों का सेंटर पंजाब के एग्जाम मतलब पंजाब में है, उन बच्चों का एग्जाम या तो आप लास्ट में करवाओ, कोशिश करो कि बाद में हो, है ना। इस पर कोई बात नहीं उठा रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक राज्य है पंजाब है, लोग सोच रहे हैं कि ठीक है मेजर ऑडियंस तो यूपी बिहार की, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता। पंजाब यार वो स्टेट रहा, वो राज्य रहा है जो हमारे हर देश के मतलब कह सकते हो कि बहुत महत्वपूर्ण योगदानों में से योगदान दिए, हर जगह आकर और बराबर में खड़े होकर, चाहे वहां उनकी आवश्यकता थी या नहीं थी तब भी खड़े रहे। तो एट द एंड भारत का हिस्सा है, तो हम उसको दरकिनार करके नहीं चल सकते ना चीजों को। तो ये समझना हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के साथ जेन्युइन इश्यूज हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे, उनके साथ जेन्युइन इश्यूज हैं, और उन पर भी बात करनी पड़ेगी। इनके समाधान क्या है इस पर बात, मैं भी समाधान पर भी बात करूंगा। ये मेन चीज हो गई। तीसरा एक इशू है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक इशू और आया है। कुछ बच्चों का कहना है कि बहुत दूर सेंटर गया है, 600 किलोमीटर दूर है। कोई कह रहा है प्रेफरेंस नहीं मिली, मेरी प्रेफरेंस ये थी, मुझे एग्जाम सेंटर यहां मिला, लेकिन 115 किलोमीटर दूर। तो मैं इस पर भी बात करता हूं। अब मैं तीनों इश्यूज के अकॉर्डिंग बात करता हूं।
मैं तीनों इश्यूज के अकॉर्डिंग बात करता हूं। पहला इशू आईवी वाला इंपॉर्टेंट इशू है। लगभग आईवी में 60 से 70% बच्चा बैठता है सीजीएल के साथ कॉमन, जिसमें से मान लेते हैं 20% बच्चा या 25% बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम क्लैश करेगा। 20 से 25% बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका एग्जाम क्लैश करेगा, हो सकता है 10% हो। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है अभी, आप लोग बताओगे आप में से कितने लोगों का क्लैश कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये बनती है। दूसरा इशू क्या आता है कि जो बच्चा बाढ़ वाले इलाकों में आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो फ्लड वगैरह में जो चपेट में आ गए हैं, जो बच्चे बाढ़ वाले इलाके में आ रहे हैं, 5% के आसपास मान लेते हैं, 2% के आसपास मान लेते हैं, 1% के आसपास मान लेते हैं, कुछ भी डेटा मान लो, कुछ बच्चे वहां भी परेशान हैं और कुछ बच्चों का सेंटर दूर गया। लेकिन इस बार मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं जो मुझे लगा है, मैं देखो इसमें एसएससी की तारीफ करूंगा कि लगभग 95% बच्चों को सेंटर उनके मन मुताबिक मिला है। तीनों में से कोई ना कोई एक जगह मिली है, इसको डिनाई आप लोग नहीं कर सकते। तो हर चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, हर चीज में गलत नहीं बोलना है। लगभग 95% बच्चा वो है जिसको उसकी 3 प्रेफरेंस में से चाहे तीसरी ही क्यों ना मिली हो, लेकिन एक प्रेफरेंस एसएससी ने दी है। और अगर दी है तो इसको आपको फिर उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस जगह पर मुझे और आपको उनको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हाँ ये अच्छा किया। लास्ट एग्जाम्स को देखते हुए पहले ऐसा हो रहा था 5% को ही अपने घर के आसपास मिल रहा था, 95 को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है 95% बच्चों को उनके घर के आसपास सेंटर मिला है, 5% को नहीं मिल पाया होगा। और ये दोस्त हर बार रहता है, हर एग्जाम में रहता है, इसके लिए मैं गलत नहीं कह सकता। बहुत बार मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था, उस समय एडिक्विटी नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि कई एग्जाम्स में मुझे दूसरी जगह सेंटर पे जाना पड़ा था, दूर थोड़ा जाना पड़ा था। तो ये कभी कभी हो जाता है ना। तो उसको मैं ये नहीं कह सकता, इसको मैं बहुत, हाँ उन बच्चों के साथ गलत मैं एग्री कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट इसके लिए मैं उन पर ब्लेम नहीं कर सकता कि वो गलत कर रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो इस पर हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को समझना। तो यहां पर आप उनको गलत नहीं कह सकते। तो मैं एक चीज तुमको बताता हूं बेटा, 60 से 70% बच्चा वो है, 60 से 70% बच्चा वो है जिसको कोई इश्यू नहीं है। मेरी बात समझो, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 से 70% बच्चा वो है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा तुम तो मत एक्सक्यूज में बटो, तुम लोग तो मत भटको, कम से कम तुम तो फोकस होकर पढ़ाई कर लो। जो 60 से 70% बच्चा ऐसा है जिसके साथ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहानेबाजी मत ढूंढो, जबरदस्ती की हवा मत बनाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लो तुम लोग। ये मेरा सजेशन रहेगा। दूसरी चीज आती है कि जो बच्चा सर आईवी का एग्जाम जिनका क्लैश कर रहा है, आईवी वाला बच्चा या कोई और एग्जाम से उसका एग्जाम क्लैश कर रहा है या बाढ़ वाले हालात हैं, उनको क्या करना चाहिए? आपके पास 2 सॉल्यूशन है बेटा, 2 सॉल्यूशन है। मैं 2-3 जो भी सॉल्यूशन है उन पर बात करूंगा। पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका एग्जाम आईबी का क्लैश कर रहा है, आपका एग्जाम सीजीएल का क्लैश कर रहा है, आप मेल करो। पहली चीज तो जो उनकी ऑफिशियली मेल दी जाती है उन पर मेल कर लो, हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो विद प्रूफ। कुछ भी ऐसा ना हो कि फर्जी में करो, किसी और का गया और हम कॉल कर रहे हैं, हम मेल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ हुई है, जितने बच्चों के साथ हुआ है, एग्जैक्टली वही डेटा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज मेल करो, हेल्पलाइन नंबर। तीसरा, जो बाढ़ वाले इलाके में भी बच्चे फंस गए हो या बाढ़ की वजह से आपको लग रहा है कि हम एग्जाम नहीं दे सकते, उन बच्चों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेल कर दो और थोड़ा सा हेल्पलाइन नंबर पर फोन करो। 2 चीजें। तीसरा सबसे बड़ा एक समाधान बताता हूं, वो ये है दोस्त कि आप सारे के सारे विद्यार्थीगण, ये ग्रीवेंस पोर्टल होता है, मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये pgportal.gov.in आपको दिख रहा होगा, pgportal.gov.in, ये ग्रीवेंस पोर्टल होता है। आप इस पर साइन अप कर लो। साइन अप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे ही होगा, आपका नाम लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, पापा का नाम लग जाएगा, ईमेल आईडी लग जाएगी, वो सब हो जाएगा। इस साइट पर जाना है आपको। जाने के बाद आप अपने आप को यहां से रजिस्टर लॉगिन दिखाई देगा, pgportal.gov.in पर रजिस्टर लॉगिन पर जाकर आप रजिस्टर कर लोगे अपने आप को। यहां से भाषा सेलेक्ट करोगे, मोबाइल नंबर, आपको क्या करना है, यहां से जाना है क्लिक हियर टू साइन अप, साइन अप कर लेना बच्चा। साइन अप में अगर आज से पहले कर रखा है ग्रीवेंस पोर्टल को यूज तो आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं कर रखा है तो साइन अप करना है। नाम डालोगे अपना, यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, यहां से एड्रेस डाल दोगे, स्टेट पड़ जाएगा, पिन कोड पड़ जाएगा, फोन नंबर, ये बेसिक डिटेल डालकर सबमिट कर लोगे। आपका जैसे एसएससी की साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रीवेंस में जाकर दोस्त क्या करोगे, सिंपली अपनी कंप्लेंट दायर कर दोगे, वो भी कहां, एसएससी के कॉलम पर जाकर के। आपको उसके लिए लॉगिन करने को मांगेगा। लॉगिन करने के बाद आप ग्रीवेंस में जाओगे, ग्रीवेंस में जाकर के आप पब्लिक ग्रीवेंस पे लॉगिन करके वहां कॉलम आपको बाकायदा मिल जाएगा एसएससी का, और आप एसएससी पर अपनी प्रॉब्लम दे दोगे,
अपने दोनों सेंटर के फोटोज दे सकते हो तो वो दे दो, वरना उनकी डिटेल दे दोगे कि भाई ये मेरे ईमेल हैं, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड्स हैं, मेरा दोनों एग्जाम एक साथ एक डेट पर पड़ गया है और इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम मेरा आगे बढ़ा दिया जाए। ये आपको पोर्टल पर जाकर करना है ऑफिशियली, और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई समाधान निकल कर आ जाएगा, इसके लिए परेशान मत हो। 100% कोई ना कोई समाधान निकल कर आ जाएगा, लेकिन खाली की ऊल जलूल बातें नहीं करनी है। यही मेरा सजेशन रहेगा दोस्त। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो तो मैं अपनी तरफ से एक पूरा मेमोरेंडम बना करके भेजने की कोशिश कर दूंगा, लेकिन मेरे पास उतना डेटा होना चाहिए। मैं 2 या 3 बच्चों के बिहाफ पर नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बोला था, आप में से जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हो, जो लोग मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो, इवन कोई ढूंढकर मुझे मैसेज कर दो, मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दो, मैं मेमोरेंडम बनाकर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लूंगा। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान निकल आएगा। बहुत आराम से एसएससी इस बात को मान लेगा और आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बस यही कर देता हूं। बाकी अगर कुछ हो तो बताना। मैंने पहले भी बोला था कि ये सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का गेम नहीं है, यहां पर न्यूट्रल होकर हमें अच्छे को अच्छा और खराब को खराब बोलना पड़ेगा। तो 95% लोगों को एसएससी ने उनकी प्रेफरेंस में से सेंटर दिए, ये अच्छी चीज है। एग्जाम अच्छे से करा ले तो और अच्छी चीज है ना। कुछ चीजें खराब हुई हैं कि सीएचएसएल वाले बच्चा परेशान है, उसका शेड्यूल नहीं दिया गया है अभी तक, इवन कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसका भी नोटिस नहीं है, ये तो देना चाहिए। एमटीएस वाला बच्चा परेशान है तो एक बार क्लैरिटी उनको दे देनी चाहिए, तो उसका इंतजार रहेगा। बाकी मिलते हैं आगे, है ना, क्योंकि अपनी लड़ाई कभी भी इस चीज की नहीं है कि एग्जाम रद्द कर दो, एग्जाम पोस्टपोन कर दो। अपनी लड़ाई है एग्जाम सही से करा लो, और जब तक कराएंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद सभी को। बाकी मैं मिलता हूं, अब मेरी क्लास का भी समय हो गया है तो मैं क्लास शुरू कर दूं अपनी। आप में से जो लोग पढ़ने वाले हो वो आ जाओ क्लास में, बाकी जो लोग ये वाली वीडियोस देखने वाले हो